गुड मॉर्निंग। आज मैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का न्यू टॉपिक डिस्कस करूंगा। पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था सभी को पता ही होगा। आज मैं क्या डिस्कस करूंगा उसको मैं बताता हूं, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे, हम लोग सिंपल वे में बताए थे कि अकाउंटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस में आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, मेजरिंग, ये सब क्या होता है मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। आज जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो टॉपिक है आपका ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में डिस्कस कर दिया था, ठीक है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ये सब अकाउंटिंग का स्टडी करना है। अब अकाउंटिंग तो आप लोग जान रहे हो कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वी कैन डिटरमाइन द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे बिजनेस का स्थिति कैसा है, हमारे बिजनेस का पोजीशन कैसा है, ये जानने के लिए तो अकाउंटिंग का स्टडी करेंगे ही। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग आज स्टडी करेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग का क्या क्या ब्रांच है, अकाउंटिंग के क्या क्या शाखा होते हैं, जिसमें फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है, टैक्स अकाउंटिंग पढ़ना है, और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। लेकिन 11th और 12th का जो बेसिक क्लास होता है उसमें आपको जो अकाउंटिंग का ब्रांच पढ़ना है ना, वो ओनली फॉर फिनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसा नहीं कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग नहीं पढ़ना, इसका भी स्टडी करना है। लेकिन इसके बाद जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, उस समय आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग का स्टडी करना है। अगर आप बीबीए करते हो या आगे फ्यूचर में आप उससे रिलेटेड, मतलब 11-12 के बाद आप या तो बीबीए करो या बीकॉम करो, तो उसमें ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग का ज़्यादा डिटेल स्टडी करवाना है, ठीक है। तो 11th और 12th क्लास में कौन सा अकाउंटिंग पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो इतने सारे अकाउंटिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन फोकस आपको कौन सा अकाउंटिंग पे करना है, दैट इज कॉल्ड फिनेंशियल अकाउंटिंग में। तो ध्यान दीजिएगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग नाम से पता चल रहा है, फिनेंशियल, बार बार मैं बता रहा हूँ, फिनांस का मतलब मनी होता है और अकाउंटिंग आपको पता है। तो देखिए फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग we can determine the profit and loss of the business and to know the financial position of business at the end of the year। मतलब फिनेंशियल अकाउंटिंग की सहायता से आपके बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन कैसा है, आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि 11th क्लास का और 12th क्लास का जितना भी चैप्टर है, जैसे 11th क्लास में आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब पढ़ोगे। 12th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ोगे, कंपनी पढ़ोगे, ये सब जितना भी टॉपिक पढ़ोगे ये सब आपका कौन सा अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत ये सब टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग अगर देखा जाए तो 11-12 का जो सिलेबस होता है ना, वो फिनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे होता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में आप समझिएगा, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग दैट इज कॉल्ड फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में ये सब आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बोलोगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स को मैन्युफैक्चर करता होगा, तो मैन्युफैक्चर करने के दौरान मटेरियल पे कितना कॉस्ट लगता होगा, लेबर पे कितना कॉस्ट लगता होगा, एडवर्टाइजमेंट पे कितना कॉस्ट लगता होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कितना कॉस्ट लगता होगा। तो ये सब जानने के लिए जिस अकाउंटिंग का स्टडी किया जाता है उसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो देखिए कॉस्ट का मतलब लागत होता है। जैसे सपोज करो ये मार्कर कहीं ना कहीं बना होगा, ये पेन कहीं ना कहीं बना होगा, तो इस पेन को बनाने में अगर 100 रुपया का कॉस्ट हो रहा है और अब मार्केट में 120 रुपये में बेचा जा रहा है, तो सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये डिसाइड करेगी कि इस वस्तु को बनाने में कितना कॉस्ट लगता है। जैसे मान लो मटेरियल, मान लो रॉ मटेरियल हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, तो मटेरियल पे कितना कॉस्ट लग रहा है, इसमें जितना भी लेबर लोग इन्वॉल्व हुआ होगा उसको अगर वेजेज मिला होगा, स्टाफ को सैलरी मिला होगा, तो इसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में कितना खर्च जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट करने में कितना खर्च जा रहा है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब किसी वस्तु को बनाती होगी तो एक पीस तो बनाता नहीं होगा, जब भी बनाता होगा तो लार्ज क्वांटिटी बनाता होगा। तो लार्ज क्वांटिटी में बनाने के दौरान इतना सारा वस्तु को बनाने में कितना कॉस्ट लगा, उसको जानने के लिए जिस अकाउंटिंग का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखिए क्या कहता है कि विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग
वी कैन डिटरमाइन व्हाट विल बी द कॉस्ट व्हेन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मतलब जब कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करती है तो प्रोड्यूस करने के दौरान मटेरियल पे, लेबर पे, एक्सपेंसेस पे कितना कॉस्ट लगता है, ये जानने के लिए किस अकाउंटिंग का यूज करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप बोलोगे मैनेजमेंट, नाम से पता चला मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है? Management is a set of all functions such as planning, organizing, staffing, directing, controlling. With the help of management, we can achieve the goal in efficiently point of view. मतलब सिंपल वे में कहा सकता है कि मैनेजमेंट की सहायता से जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट को आसानी तरीका से अचीव कर सकते हो। और मैनेजमेंट क्या होता है? एक तरह का सेट होता है जिसमें ऑल फंक्शन को इंक्लूड किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक अकाउंटिंग का ब्रांच होता है। इसकी सहायता से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी तैयार करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। जैसे मैनेजमेंट कौन करता है? तो जो मैनेजमेंट सही तरीके से करता है उसको मैनेजर बोलते हैं। और मैनेजर क्या होता है? मैनेजर इज दैट टाइप्स ऑफ पर्सन हु मैनेज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीका से मैनेज करने वाला जो पर्सन होता है ना, उसको हम लोग मैनेजर बोलते हैं। तो मैनेजर का काम क्या होता है? आपकी कंपनी को सही तरीका से मैनेज करना, जहां प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। तो सिंपल वे में कहता है कि with the help of this accounting we can take decision and prepare different types of policies। मतलब एक कंपनी में अगर कोई भी पॉलिसी तैयार किया जाता है, कोई भी नीति तैयार किया जाता है या कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो किसकी सहायता से? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सहायता से। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग का ब्रांच है जिसकी सहायता से कोई भी पॉलिसी को तैयार किया जाता है। जैसे सपोज करो कोई प्रोडक्ट बेचना है और वो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो कंपनी का जो ऑनर है या कंपनी का जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट कर रहा है, वो माइंड डिसाइड करेगा कि आखिर ये प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए। तो डिस्काउंट पॉलिसी निकाल देगा जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा और आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सब किस अकाउंटिंग का पार्ट होता है? दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, और लास्ट एक होता है टैक्स अकाउंटिंग। अब बोलोगे टैक्स अकाउंटिंग, आपको पता होना चाहिए किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया हो, इसके लिए टैक्स का कैलकुलेशन होना जरूरी है। तो सिंपल वर्ड में समझिए कि कोई भी व्यक्ति जब जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है या किसी भी तरह से उसके पास इनकम आता है, तो गवर्नमेंट को उसको क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। तो कैलकुलेट करना टैक्स, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सर्विस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया? मतलब सिंपल वे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस को कैलकुलेट करने के लिए जिस अकाउंटिंग का स्टडी किया जाता है, वैसे अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। तो याद रखना है, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक आपका आ जाता है दैट इज कॉल्ड फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन आपको याद रखना है कि 11th और 12th में फिनेंशियल अकाउंटिंग का स्टडी करना है, आगे चल के आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग का पूरा डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया अभी का टॉपिक दैट इज कॉल्ड ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगर देखा जाए तो आपसे पूछेगा नेचर ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग का क्या क्या नेचर होता है। तो अकाउंटिंग के क्या क्या नेचर होते हैं ध्यान से समझिएगा। आप पहले भी ये टॉपिक जो पढ़े उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग में देखिए सबसे पहला बोलता है इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आपको भी पता है ये व्यापार की एक भाषा होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग का यूज कहाँ किया जाएगा? बिजनेस के पर्पज से। और बिजनेस में क्या होता है? या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग का यूज करेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सेकेंड कहता है क्या? इट इज अ सर्विस एक्टिविटी। याद रखिएगा अकाउंटिंग जो होता है ना सर्विस एक्टिविटी होता है, क्योंकि अकाउंटेंट क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके बदले में इनकम अर्न कर सकता है। तो अगर कोई भी जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस देने के बदले में हम आपसे जो पैसा लेते हैं ना, तो जाहिर सा बात है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है। इसलिए क्योंकि विच आर रिलेटेड टू अर्निंग मनी, जो पैसा से रिलेटेड होता है, मनी से रिलेटेड होता है, वैसे एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो याद रखना अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज अ सर्विस एक्टिविटी होता है। इट इज अ मैन मेड। याद रखना अकाउंटिंग का काम किसी ना किसी मनुष्य के द्वारा, किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज अ मैन मेड। नेक्स्ट, इट इज सिस्टमैटिक एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या हुआ?
इसमें जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं सभी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर से डेट बाय डेट मेंटेन किया जाता है, डेट बाय डेट रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है इट इज अ सिस्टमेटिक एक्सरसाइज। इट हैज इन्वॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं वो सभी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सही तरीका से संभाल कर रखा जाता है, पास्ट ट्रांजैक्शन को भी मेंटेन किया जाता है और साथ में प्रेजेंट ट्रांजैक्शन को भी मेंटेन किया जाता है। और जब हम लोग को कंपेयर करना होगा कि पिछले साल के अपेक्षा इस साल हमारे बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, इसके लिए हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए पास्ट ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है। तो इसमें कहता है ना इट हैज इन्वॉल्व ओवर पीरियड ऑफ, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन को बहुत सालों तक संभाल कर रखा जाता है। ये अकाउंटिंग का नेचर हो गया आपका, ठीक है। तो अकाउंटिंग का क्या क्या नेचर हो गया आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। अकाउंटिंग के नेचर में हमने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहला बोलता है ये व्यापार की एक भाषा होती है, ये एक सर्विस एक्टिविटी होता है, ये किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है। इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सभी ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर से रिकॉर्ड किया जाता है और साथ में कहता है कि इसमें जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं बहुत सारे ट्रांजैक्शन को, पास्ट रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को सही तरीके से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपका दिया होगा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में क्या लिखा हुआ? एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में सिंपल वे में यही टॉपिक को डिस्कस किया है कि देयर आर डिफरेंट मेरिट्स या देयर आर डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग सच एज फर्स्ट नंबर इट हेल्प इन असर्टेनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। टॉपिक वही बोल रहा है कि इट हेल्प इन असर्टेनिंग, मतलब अकाउंटिंग हमेशा मदद करता है आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस। तो आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ इसको कैलकुलेट करने में ये अकाउंटिंग हमेशा क्या करता है, मदद करता है। तो देखिएगा ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, इट हेल्प का मतलब मदद करता है, असर्टेनिंग का मतलब होता है फाइंड आउट करना। तो आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ इसको डिटरमाइन करने के लिए कौन मदद करता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट इट हेल्प टू नो फिनेंशियल पोजीशन। बार बार मैं बता रहा हूँ फिनेंशियल पोजीशन का मतलब सिंपल वे में कहता है क्या कि आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसको हम लोग बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि बैलेंस शीट की सहायता से हम लोग ये जान सकते हैं कि आपके बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो आपके बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन कैसा, आपके बिजनेस का स्थिति कैसा, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है, ये सब पूरा का पूरा कैलकुलेट आसानी तरीके से कब करोगे, जब अकाउंटिंग का नॉलेज रहेगा तब। क्योंकि अकाउंटिंग की सहायता से ही हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट से ही पता चलता है कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा होगा। इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं सभी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सही तरीका से मेंटेन करना। तो आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सही तरीका से मेंटेन करना भी अकाउंटिंग का क्या है, एक एडवांटेज है। इट इंश्योर प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लॉ नहीं लिखा हुआ, लॉ लिखा हुआ कहता है क्या, इट इंश्योर प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब इसका मतलब होता है एविडेंस। एविडेंस का मतलब सबूत। अकाउंटिंग की सहायता से फ्यूचर में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है वाउचर की सहायता से, रसीद की सहायता से। इट इंश्योर प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब जैसे सपोज करिए कोई भी आपने प्रोडक्ट किसी दुकान से खरीदा और वो प्रोडक्ट आपको खराब दे दिया और उस प्रोडक्ट को आप फिर दुकानदार के पास लेकर जाते हो और बोलते हो ये प्रोडक्ट खराब दे दिया, आप इसको रिटर्न कर दीजिए। और इन केस अगर वो दुकानदार सेलर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करता है तो आप कंज्यूमर फॉर्म में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वहां जाते हैं और उसके अगेंस्ट फाइल शूट करते हैं, मुकदमा दायर करते हैं। तो वहां जो अधिकारी बैठा हुआ रहता है वो आपसे प्रूफ के तौर पे कुछ ना कुछ मांगेगा। तो जो उस दुकान से आपको रिसिप्ट दिया गया था उस रिसिप्ट को आप दिखा सकते हो, तो एक तरह से प्रूफ हो गया कि आपने वो प्रोडक्ट उसी दुकान से खरीदा। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि अकाउंटिंग हमेशा मदद करता है क्या, प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ में अगर कोई भी प्रूफ एविडेंस के तौर पर दिखाना होता है तो अकाउंटिंग की सहायता से हम उसको शो ऑफ कर सकते हैं। अकाउंटिंग फैसिलिटेट द करेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अकाउंटिंग की सहायता से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, बहुत सारे टैक्स होते हैं, लेकिन अब तो जनरली गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ही यूज़ किया जाता है। तो जितने भी टैक्सेस होते हैं उस टैक्सेस को सही तरीका से कैलकुलेट करना, कई तरीका से कैलकुलेशन करना, ये अकाउंटिंग की सहायता होगा। अकाउंटिंग का नॉलेज अगर आपको रहेगा, क्योंकि अकाउंटिंग की सहायता का इन द सेंस ऑफ क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, बल्कि टैक्स अकाउंटिंग। तो अगर आपको टैक्स अकाउंटिंग का नॉलेज है
तो आप आसानी तरीक़ा से टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हो कि हमको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है। ठीक है, तो ये सब जो होता है ना वो किसका पार्ट होता है, अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है, और अकाउंटिंग का ये एक एडवांटेज है। तो अकाउंटिंग का एडवांटेज में हमने आपको बता दिया। अब ध्यान देना है कि अकाउंटिंग के एडवांटेज में, चलिए यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। यूज़र का मतलब क्या होता है, पर्सन होता है। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग में कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर, फर्स्ट इज इंटरनल यूजर एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल यूजर। तो इंटरनल यूजर का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल यूजर का मतलब क्या हुआ। तो इंटरनल में देखिएगा कुछ एग्जाम्पल लिखा होगा, ऑनर, मैनेजर, वर्कर, ये सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। अब ये कहोगे सर ऑनर क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, वर्कर क्या होता है। तो ऑनर, मैनेजर, वर्कर। एक्सटर्नल में देखिए बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, कस्टमर, बहुत सारा टॉपिक लिखा होगा। तो इंटरनल यूजर का मतलब क्या हुआ, इंटरनल यूजर नाम से पता चल रहा है कि इंटरनल यूजर रेफर्स टू दोज यूजर विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बिजनेस। जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ना, वैसे यूजर को इंटरनल यूजर बोलते हैं, वैसे पर्सन को इंटरनल यूजर बोलते हैं। जैसे हम ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम ऑनर हो गया, स्टाफ हो गया, टीचर हो गया, प्यून हो गया, ये सब जितने लोग डायरेक्टली आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होता है ना, वैसे यूजर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल यूजर बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है कि इंटरनल यूजर आर द पर्सन हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी। फॉर एग्जांपल ऑनर, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, ये सब जितने लोग होते हैं जो डायरेक्टली आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, वैसे यूजर को हम लोग, वैसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल यूजर बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एक्सटर्नल यूजर क्या होता है। तो एक्सटर्नल यूजर जस्ट अपोजिट होता है। एक्सटर्नल यूजर रेफर टू दोज यूजर विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑपरेशन, मतलब जो डायरेक्टली आपके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कस्टमर, तो ये नहीं कि कस्टमर जरूरी नहीं कि हमारी दुकान से सामान खरीदेगा, कोई जरूरी नहीं, उसको जहां मन करता है वहां जा सकता है। मतलब सिंपल वे में एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो बैंक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, कस्टमर हो गया, क्रेडिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गया। जैसे बैंक, तो बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, बैंक हमारा पार्ट नहीं है। मतलब जो डायरेक्टली आपके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं पर्सन, वैसे पर्सन को हम लोग एक्सटर्नल यूजर के नाम से जानते हैं। तो सिंपल वे में इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ समझ में आ गया। इंटरनल मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बिजनेस, एक्सटर्नल मतलब नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बिजनेस। तो जो डायरेक्टली आपके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, वैसे यूजर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूजर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतना सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको 3 टॉपिक बताएंगे, इसमें ध्यान से समझिएगा। लास्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये 3 टॉपिक मैं बताऊंगा। देखिए एक छोटा सा डायग्राम भी बना हुआ है, एक अकाउंटेंसी, एक अकाउंटिंग, एक बुक कीपिंग है। द बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। मतलब ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये तीनों के बीच क्या डिफरेंस है, ये तीनों के बीच क्या डिफरेंस है, मैं डिफरेंस को बताऊंगा ही, लेकिन बताने से पहले एक एक टॉपिक को डिस्कस कर देता हूं। तो ध्यान देना है आपको कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अगर साइज का बात करें, स्कोप का बात करें, तो बुक कीपिंग सबसे छोटा होता है, उसके बाद अकाउंटिंग होता है और उसके बाद अकाउंटेंसी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों सेम लगता है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, तीनों मतलब अलग अलग है। बुक कीपिंग भी अलग है, अकाउंटिंग भी अलग है, अकाउंटेंसी भी अलग है। तो क्या होता है, एक एक करके टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या कहता है कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। The relationship among bookkeeping, accounting and accountancy can be shown in the following manner। मतलब कहता है क्या कि बुक कीपिंग जो होता है ना, अकाउंटिंग का पार्ट होता है, और अकाउंटिंग जो होता है ना, अकाउंटेंसी का पार्ट होता है, और तीनों के बीच जो रिलेशन होता है उसको एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा स्कोप क्या दिखाई दे रहा है आपका, बुक कीपिंग। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा स्कोप क्या दिखाई दे रहा है, अकाउंटिंग, और उसके सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा दिखाई दे रहा है, अकाउंटेंसी का। तो ये टॉपिक कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान समझिएगा।
उतना बड़ा डिफिनेशन आपको नहीं जाना है, सिंपल वे में आपको समझना है बुक कीपिंग क्या होता है। तो सिंपल वर्ड में समझिए, बुक कीपिंग द समेशन ऑफ द टू वर्ड बुक प्लस कीपिंग इन ए अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। बुक मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, बट कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक मैनर। मतलब सिंपल वे में कहता है ना कि बुक कीपिंग दो वर्ड से बनता है, एक को बुक कहते हैं और एक को कीपिंग कहते हैं। बुक का मतलब क्या हुआ, जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सही तरीका से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक में मेंटेन करना, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक, जर्नल बुक। ये सब हम आगे चल के बताएंगे आपको कि ये सब हमने क्या बोला, कि कैश बुक क्या होता है, परचेज बुक क्या होता है, सेल्स बुक क्या होता है, ये सब सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में क्या बोला कि बुक का मतलब जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं सभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सही तरीका से क्या करना, मेंटेन करना। और कीपिंग का मतलब क्या हुआ, सिस्टमेटिक का मतलब क्रोनोलॉजिकल का मतलब ऑर्डर बाय ऑर्डर का मतलब सिस्टम से डेट बाय डेट ट्रांजैक्शन को सही तरीका से मेंटेन करना ही बुक कीपिंग का पार्ट होता है। और हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग क्या होता है, एक आर्ट होता है जिसमें ट्रांजैक्शन को सही तरीका से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, देखिए यहां पे एक चीज और लिखा हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग जो वाइडर टर्म अदर देन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग जो होता है ना वाइडर टर्म होता है किसका, बुक कीपिंग का। ठीक है, तो बात की बात है, पहले यहां ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे कहता है क्या, अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग का पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर। अंडरस्टैंडेबल मैनर का मतलब जिसको आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, अकाउंटिंग द वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग जो होता है ना वाइडर टर्म होता है, मतलब बड़ा क्षेत्र होता है किसके अपेक्षा, बुक कीपिंग की अपेक्षा। फिर कहता है क्या, इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग इट्स, मतलब अकाउंटिंग कब स्टार्ट होगा, जब बुक कीपिंग का काम खत्म होगा तब। तो सबसे पहले काम बुक कीपिंग का होगा, उसके बाद अकाउंटिंग का होगा, उसके बाद अकाउंटेंसी का होगा। तो यहाँ पे लिखता है क्या, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट में क्या कर रहा है, इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग इट्स, मतलब अकाउंटिंग का काम स्टार्ट कब होगा, जब बुक कीपिंग का काम खत्म होगा तब। इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। और दूसरे वर्ड में क्या कहता है कि बुक कीपिंग जो होता है ना वो किसका पार्ट होता है रे बाबू, अकाउंटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक डिफरेंस बता दे रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखिए सबसे पहला कहता है इट इज द प्राइमरी स्टेज, आपको ही पता है बुक कीपिंग द फर्स्ट स्टेप, इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक तरह का अकाउंटिंग का बेस होता है। इट इज द सेकेंडरी स्टेप, ये अकाउंटिंग जो होता है ना बुक कीपिंग के बाद का स्टेप होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टेप कहते हैं। इट बीइंग वेयर बुक कीपिंग एंड्स, और अकाउंटिंग कब स्टार्ट किया जाता है, जब बुक कीपिंग क्या होगा, खत्म होगा तब। The objective of bookkeeping is to maintain systematic record of financial transaction। मतलब बुक कीपिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जितने भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होते हैं वो सभी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर से क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू अ सर्टेन, और ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना, और इसमें ट्रांजैक्शन जो मेंटेन किया है उसकी सहायता से आपके बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन कैसा है, आपके बिजनेस का स्थिति कैसा है, इसमें जितने भी यूजर होते हैं सभी यूजर के द्वारा ये सब डिटरमाइन किया जाता है, या कंपनी के ओनर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो आपके कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही होगा, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आपके बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन कैसा है। इट इज बीइंग ए रूटीन वर्क, याद रखिएगा बुक कीपिंग जो होता है ना रूटीन वर्क होता है, रूटीन मतलब डेली के डेली काम होता है, और इसके लिए कोई ट्रेंड स्टाफ का जरूरत नहीं पड़ता, ये कोई भी व्यक्ति एक बुक कीपिंग का काम कर सकता है। बुक कीपिंग में केवल लिखना होता है कि किस डेट में आपने कितना सामान खरीदा, किस डेट में कितना सामान बेचा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो ये सब के लिए कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेंड स्टाफ का ही जरूरत पड़ता है, एक्सपर्ट स्टाफ का जरूरत पड़ता है, एक्सपीरियंस स्टाफ का जरूरत पड़ता है। इसके लिए कोई भी पर्सन उस चीज़ को रूटीन वर्क को लिख सकता है, लेकिन अकाउंटिंग का काम करने के लिए ट्रेंड स्टाफ का जरूरत पड़ता है, अकाउंटेंट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि अकाउंटेंट ही एक कैलकुलेशन कर सकता है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे है, या अकाउंटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस की सहायता से ही आप प्रॉफिट एंड लॉस जब डिटरमाइन करते हो तो ये कौन करता है, अकाउंटेंट, जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज रहता है। तो जिस व्यक्ति को अकाउंटिंग का नॉलेज रहेगा ही नहीं तो कैसे कैलकुलेट करेगा कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है,
नहीं कहता है ना इट डज नॉट इंक्लूड फाइनल अकाउंट, याद रखिएगा ये फाइनल अकाउंट से रिलेटेड नहीं होता और ये लिखता है इट इंक्लूड फाइनल अकाउंट। कुछ लोग कहेगा सर फाइनल अकाउंट क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि फाइनल अकाउंट में एक टॉपिक पढ़ाएंगे हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक टॉपिक पढ़ाएंगे दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, याद रखिएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पढ़ाया जाता है। तो कहता है बुक कीपिंग को इससे कोई लेना देना नहीं है, बुक कीपिंग का काम होता है केवल लिख देना, लेकिन अकाउंटिंग का ही काम होता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना, ठीक है। अब ध्यान देना है आप लोग को एक टॉपिक पे कि आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब एक लास्ट टॉपिक है इसमें कि अकाउंटेंसी क्या होता है। तो अकाउंटेंसी क्या होता है ध्यान से समझना, इतना बड़ा टॉपिक आपको समझने का जरूरत है, सिंपल समझ जाओ। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को लेखा कर्म बोला जाता है, मतलब अकाउंटिंग के करने की प्रक्रिया। जब अकाउंटिंग को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है ना, उसी को अकाउंटेंसी बोला जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग such as identifying, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the transaction, such process are known as accountancy। accountancy का मतलब होता है the process of accounting। जो अकाउंटिंग का प्रोसेस को सही तरीका से जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, सही तरीका से यूज़ करते हैं, अकाउंटेंट जो उसको सही तरीका से यूज़ करता है ना, उसी को हम लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं। एंड द पर्सन हु वर्क इन अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंट, मतलब जो पर्सन अकाउंटिंग का काम करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब सिंपल लैंग्वेज में ध्यान समझिए, एक लास्ट टॉपिक आपको बताते हैं। अकाउंटिंग साइकिल एक होता है। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, चक्र होता है। अकाउंटिंग साइकिल इज वन टाइप्स ऑफ सीक्वेंस इन विच स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप एंड एंडिंग फ्रॉम द लास्ट स्टेप। इट मीन्स व्हाट, कहता है क्या कि अकाउंटिंग साइकिल जो होता है ना, एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मतलब स्टेप होता है, जो स्टार्ट कहाँ से होता है, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन से, और खत्म कहाँ होता है, एंडिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब स्टार्टिंग करना है ट्रांजैक्शन को पहचानने से लेकर खत्म कहाँ करना है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जिस साइकिल, जिस चक्र को, जिस स्टेप को इन्वॉल्व किया जाता है ना, उसी को अकाउंटिंग साइकिल। तो देखिएगा अकाउंटिंग साइकिल में एक छोटा सा डायग्राम बना होगा। ये अकाउंटिंग साइकिल एक चक्र होता है जिसमें सबसे पहला प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल बनाते हैं। उसके बाद क्लासीफाइंग मतलब अलग अलग भाग में बांटते हैं, उसको लेजर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग समराइजिंग करते हैं, जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है। और लास्ट में एनालिसिस करते हैं, मतलब जांच पड़ताल करते हैं कि हमारे द्वारा जो बनाया गया वो सही है कि